सभी प्यारे विद्यार्थियों का टीएनसी के इस ऑनलाइन मंच पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं हूं आपका सुखी सर और आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं टीएनसी के इस मंच पर, जहां पर साथियों आज मैं पेश हुआ हूं आपके सामने लेकर एक और इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक को लेकर, जिसमें कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है। और जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर एक बच्चे ने बताया था कि सर डिलीरियम और डिमेंशिया के अंदर हमको जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो क्या आप एक वीडियो इसके लिए दे सकते हैं। तो बिल्कुल बच्चों, हम लोग आपकी सहायता के लिए बैठे हैं और आपकी डिमांड पे जो है आज मैं लेके आया हूं डिलीरियम और डिमेंशिया, जो कि एक ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है। और इन दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है साथियों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। टॉपिक जो हमारा है साथियों वो है आज का ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर के अंदर आने वाले जो दो डिजीज हैं, दोनों मेजर डिजीज हैं, डिलीरियम और डिमेंशिया। डिलीरियम और डिमेंशिया, आप सब जो है इन दो नामों से भली भांति अवगत हैं कि डिलीरियम क्या है और डिमेंशिया क्या है। साथियों, डिफरेंस शुरू करने से पहले हल्का सा जो एक आउटलाइन है वो इसके बारे में देख लेते हैं कि भाई ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर क्या है, डिलीरियम क्या है और डिमेंशिया क्या है। उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है इनको डिफरेंशिएट करेंगे, ताकि आपको और भी अच्छे से जो है दोनों के बीच का कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। क्लियर? तो जैसा कि आपको पता है साथियों कि ये क्या है, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है साथियों, कि वो डिसऑर्डर जो कि किसी ऑर्गेनिक ब्रेन पैथोलॉजी की वजह से होते हैं। किससे होते हैं? किसी कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक ब्रेन पैथोलॉजी। ऑर्गेनिक ब्रेन पैथोलॉजी, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कॉज जिससे कि ह्यूमन माइंड के ऊपर, ह्यूमन ब्रेन के ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट पड़े, उसको हम लोग जो है, और उसकी वजह से जो डिजीज हो, उनको हम लोग क्या नाम देते हैं साथियों? ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। उनको क्या नाम देंगे? ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। और जो क्लासिफिकेशन है ICD-10 के अकॉर्डिंग और ICD-11 फिलहाल के अंदर जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, ये जो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है इनको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है डिलीरियम और सेकंड है आपका डिमेंशिया। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी होगी साथियों? डिलीरियम। और सेकंड कैटेगरी कौन सी होगी? डिमेंशिया। बेसिकली साथियों, डिलीरियम जो होता है वो नेचर के अंदर कैसा होता है? एक्यूट। इट इज एक्यूट बाय नेचर। ये अचानक से होता है, ये अचानक से होता है। और डिमेंशिया कभी भी अचानक से नहीं होता है। डिमेंशिया कभी भी अचानक नहीं होता है। ये नेचर के अंदर कैसा होता है? क्रोनिक एंड प्रोग्रेसिव। टाइम के साथ में, जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे जो है पेशेंट के अंदर डिमेंशिया डेवलप होता है। सडनली जो है डिलीरियम जो है वो हमेशा एक्यूट ऑनसेट के साथ में अपीयर होता है। क्या होता है? सडनली जो है अपीयर होता है। और देखिए साथियों, जितने भी जो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है, बेसिकली यहां पर क्या होता है, तीन चीज के अंदर मेजर जो है इंपेयरमेंट देखने को मिलता है। सबसे पहला तो है आपका कॉन्शियसनेस। पेशेंट की जो कॉन्शियसनेस है उसके अंदर जो है इंपेयरमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा पेशेंट का अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, और इसके अलावा पेशेंट का जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन एंड मेमोरी, इनके अंदर भी जो है पेशेंट के डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। ओरिएंटेशन एंड मेमोरी। तो बेसिकली साथियों, मोटी मोटी ऑर्गेनिक मेंटल के अंदर तीन चीज हो गई। पेशेंट की कॉन्शियसनेस, उसके अंदर डिफरेंट इंपेयरमेंट देखने को मिलेगा। पेशेंट के अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, उसके अंदर इंपेयरमेंट देखने को मिलेगा। और पेशेंट का जो ओरिएंटेशन और मेमोरी फंक्शंस हैं उनके अंदर जो है इंपेयरमेंट देखने को मिलेगा। वैसे तो ऑल ओवर इंपेयरमेंट काफी सारी चीजों में होता है, बट मेजरली जो है इन चीजों के अंदर जो सिग्निफिकेंट जो इंपेयरमेंट्स होता है वो इन चीजों के अंदर देखने को मिलेगा। क्लियर? तो समझ में आ गया आपको कि ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर क्या है। वो मेंटल डिसऑर्डर जो कि किसी ऑर्गेनिक ब्रेन पैथोलॉजी की वजह से हो रहे हो। जैसे मान लीजिए कोई इंफेक्शन हो गया उस वजह से, सडनली कोई ब्रेन ट्रोमा हो गया उस वजह से, कुछ ऐसा मेटाबॉलिक कॉज हो गया उस वजह से, जैसे रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस या एसिडोसिस हो गया, या मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस हो गया, या कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई। फॉर एग्जांपल अल्कोहल, जो क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट्स है उनके अंदर थायमिन का डेफिशिएंसी होता है और उससे जो है वर्निक एन्सेफेलोपैथी जो है देखने को मिलती है। क्लियर? तो कहने का मतलब साथियों कि कोई भी ऑर्गेनिक कॉज जिसकी वजह से जो है कोई मेंटल डिसऑर्डर अगर पेशेंट के अंदर अराइज हो रहा हो, वो मेंटल डिसऑर्डर क्या कहलाएंगे? आपके ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। और जैसा कि आपको पता है, अकॉर्डिंग टू ICD क्लासिफिकेशन देयर आर टू कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। द फर्स्ट दैट इज एक्यूट इन नेचर, दैट इज कॉल्ड एज डिलीरियम, एंड द सेकंड वन दैट इज क्रोनिक इन नेचर एंड दैट इज टर्म्ड एज डिमेंशिया। क्लियर? अब देखिए साथियों,
स्टेप बाय स्टेप हम लोग इनको जो है डिफरेंशिएट कर लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से जो है क्लियर हो जाए। क्लियर? तो चलिए साथियों हम लोग शुरू कर लेते हैं एक आउटलाइन बना के। सबसे पहले हम लोग रखते हैं साथियों डिलीरियम। डिलीरियम द वेरी फर्स्ट वन इज डिलीरियम, और सेकंड जो है वो क्या है, डिमेंशिया। सेकंड वन इज डिमेंशिया। अब देखिए साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई डिलीरियम जो है वो कैसा होता है नेचर के अंदर, इसका जो ऑनसेट होता है वो कैसा होता है साथियों, एक्यूट। ये अचानक से अराइज होता है, ये क्या होता है अचानक से अराइज होता है, सॉरी। और डिमेंशिया जो है साथियों, इसका जो ऑनसेट कैसा होता है, क्रोनिक एंड प्रोग्रेसिव। क्रोनिक एंड प्रोग्रेसिव, ये स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है डेवलप होता है, क्रोनिक इन नेचर होता है, कभी भी अचानक से डिमेंशिया डेवलप नहीं होगा। एग्जाम्पल यहां पर साथियों, अगर आपको दोनों को डिफरेंशिएट करना है तो यहां पर एग्जाम्पल आप याद रखें। डिलीरियम जो है मोस्टली उसमें देखने को मिलता है जो क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट्स होते हैं, जो आपके एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। और मोस्टली एल्कोहलिक पेशेंट्स का इसलिए क्योंकि डिलीरियम मोस्टली एल्कोहलिक पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो साथियों होता क्या है कि जैसे मान लीजिए एक कोई मरीज है, लंबे समय से जो है संतरे का सेवन कर रहा है। संतरा, यू गॉट माय पॉइंट, संतरा क्या होता है, देसी मदिरा। तो ऐसे लोग जो लगातार संतरे का सेवन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जब जो है अचानक से जब शराब छुड़ाई जाती है तो क्या आएंगे, विड्रोवल सिम्टम आएंगे। विड्रोवल सिम्टम आने का मतलब पेशेंट के अंदर क्या डेवलप हो गया है, डिलीरियम डेवलप हो गया है। पेशेंट के अंदर क्या डेवलप हो गया है, डिलीरियम। डिलीरियम क्या होता है साथियों की एक्यूट जो साइकोटिक फीचर्स आते हैं पेशेंट के अंदर, दैट इज टर्म्ड एज डिलीरियम। दैट इज टर्म्ड एज डिलीरियम। तो जैसे मान लीजिए पेशेंट ने सडनली अल्कोहल जो है क्विट किया, और अल्कोहल क्विट करते ही पेशेंट के अंदर साइकोटिक फीचर्स आने लगे, एकदम से पेशेंट इरिटेट हो गया, रेस्टलेसनेस आ गई, पेशेंट जो है कंफ्यूज्ड हो गया। ये सब चीजें अगर पेशेंट के अंदर आने को देखने को मिल रही है, दैट मींस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डिलीरियम। पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डिलीरियम। लेकिन डिमेंशिया के अंदर क्या होता है साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो नेचर होता है कैसा होता है, प्रोग्रेसिव होता है और क्रोनिक होता है, स्टेप बाय स्टेप डेवलप होता है। और मेजरली जो डिमेंशिया का सिम्टम क्या है साथियों, मेमोरी लॉस। मेजरली जो सिम्टम होता है डिमेंशिया का वो क्या होता है, मेमोरी लॉस होता है। क्लियर? तो यहां पर पहला जो आपको डिफरेंस है वो देखने को मिल गया कि भाई ऑनसेट जो है कैसा होगा डिलीरियम का, वो एक्यूट होगा। डिमेंशिया हमेशा कब डेवलप होगा, क्रोनिक नेचर में होता है और प्रोग्रेसिव होता है। टाइम के साथ में धीरे धीरे जो है इसके सिम्टम्स जाकर जो है क्या होते हैं, वर्स्ट होते हैं या सीवियर होते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई इसका कोई एक फिक्स बिगिनिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, ए डेफिनेट बिगिनिंग पॉइंट, कि भाई इस पॉइंट के बाद में जो है डिलीरियम डेवलप हुआ। लेकिन यहां पर डिमेंशिया की हम लोग बात करें तो अनसर्टेन बिगिनिंग पॉइंट, अनसर्टेन बिगिनिंग पॉइंट। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पेशेंट क्रोनिक अल्कोहलिक था आपका, सडनली जो है घर वालों ने उसको जो है अब घर में बंद कर दिया कि बहुत पी ली तुमने, अब तुमको जो है नहीं पीने देंगे। अब पेशेंट क्या होगा, 24 से 48 72 घंटे के बाद क्या होगा, पेशेंट विड्रोवल सिम्टम जो है डेवलप करेगा, साइकोटिक फीचर्स पेशेंट के अंदर आएंगे, पेशेंट एब्यूजिव होगा, वायलेंट होगा, गाली गलौज करेगा, इरिटेट होगा, पेशेंट को जो है नींद नहीं आएगी, या पेशेंट के अंदर क्रेविंग आएगी, क्योंकि पेशेंट जो है फिजिकली और साइकोलॉजिकली किस पे डिपेंड हो चुका है, अल्कोहल पे डिपेंड हो चुका है। तो ये सारे के सारे सिम्टम, कहने का मतलब मैंने यहां पर क्या लिखा है, ए डेफिनेट पॉइंट। यहां पर एक फिक्स पॉइंट आ गया, ए डेफिनेट पॉइंट, बिगिनिंग पॉइंट आ गया कि डिलीरियम के सिम्टम्स कब आए। जब तक वो अल्कोहल ले रहा था तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही अल्कोहल छोड़ा, मींस एक फिक्स डेफिनेट पॉइंट आ गया कि जब से उसको अल्कोहल मिलना बंद हुआ उसके बाद पेशेंट ने क्या डेवलप कर लिया है, डिलीरियम डेवलप कर लिया है। लेकिन अगर हम लोग बात करें डिमेंशिया की, डिमेंशिया के अंदर कोई भी ऐसा बिगिनिंग पॉइंट नहीं होता है। एज बढ़ने के साथ में धीरे धीरे जो है ये ऑटोमेटिकली पेशेंट के जो न्यूरॉन होते हैं वो कमजोर होते हैं, और कमजोर होने की वजह से पेशेंट के अंदर क्या डेवलप होता है साथियों, डिमेंशिया डेवलप होता है। क्लियर? तो अगर अब बात चली है न्यूरॉन की, तो थोड़ा सा इस डिफरेंस को आगे बढ़ा लेते हैं साथियों। देखिएगा, बात चली है न्यूरॉन की, तो देखिए डिलीरियम और डिमेंशिया दोनों के अंदर न्यूरॉन के अंदर क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, या न्यूरॉन के अंदर क्या जो है डिफेक्ट देखने को मिलता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
डिलीरियम एंड डिमेंशिया। क्लियर। अब देखिए साथियों, होता क्या है डिलीरियम के अंदर, कि डिलीरियम के अंदर जो फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन है वो इंपेयर होती है। देयर इज इम्पेयरमेंट इन functioning of neuron, impairment in functioning of neuron। लेकिन डिमेंशिया के अंदर क्या होता है साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिमेंशिया जो है क्रोनिक इन नेचर होता है, एज बढ़ने के साथ में डेवलप होता है। यहां पर क्या होता है साथियों कि जो डिमेंशिया डेवलप होता है वो क्यों होता है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे जो न्यूरॉन होते हैं वो क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, या डीजनरेटिव प्रोसेस या डीमाइलिनेशन प्रोसेस जो है उनके अंदर स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूरॉन कमजोर हो जाते हैं, और कमजोर हो जाने की वजह से वो उनकी जो फंक्शनिंग होती है प्रॉपर नहीं हो पाती है, और पेशेंट धीरे धीरे जो है चीजों को भूलना स्टार्ट करता है। तो यहां पर जो है डिमेंशिया के अंदर क्या होगा साथियों, देयर इज डेथ ऑफ न्यूरॉन, डेथ और डैमेज ऑफ न्यूरॉन, डैमेज ऑफ न्यूरॉन। यहां पर जो है न्यूरॉन का क्या देखने को मिलेगा, डैमेज देखने को मिलेगा, या डेथ पेशेंट जो डेथ जो है न्यूरॉन की वो देखने को मिलेगी। कहने का मतलब न्यूरॉन जो है डीजनरेटिव प्रोसेस में जाके धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स धीरे धीरे जो है घटना शुरू कर देते हैं, और इस वजह से जो है पेशेंट के अंदर क्या डेवलप होता है, डिमेंशिया डेवलप होता है। लेकिन डिलीरियम की बात करें तो यहां पर क्या होता है, जो न्यूरॉन की फंक्शनिंग है, न्यूरॉन की जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पे कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ उनकी जो फंक्शनिंग है वो उस टॉक्सिक इफेक्ट की वजह से थोड़ी सी अल्टर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से जो है दिक्कत आती है। तो यहां पर जो है अगला डिफरेंस क्या हो गया साथियों, कि अगर हम लोग बात करें डिलीरियम की, तो डिलीरियम के अंदर तो क्या होता है, न्यूरॉन की जो फंक्शनिंग है उसके अंदर इंपेयरमेंट देखने को मिलता है। लेकिन डिमेंशिया के अंदर क्या होता है साथियों, न्यूरॉन की जो है डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूरॉन नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो घट जाते हैं, और फंक्शनिंग जो है प्रॉपर हो नहीं पाती है, जिसकी वजह से पेशेंट धीरे धीरे चीजों को भूलना स्टार्ट कर देता है। क्लियर। तो देख लीजिए, आपने पहला डिफरेंस देख लिया, ऑनसेट कैसा है, डिलीरियम का एक्यूट है, जबकि डिमेंशिया का ऑनसेट कैसा है, क्रोनिक इन नेचर है। डिमेंशिया का एक फिक्स बिगिनिंग पॉइंट होता है, पर्टिकुलर एक पॉइंट के बाद में पेशेंट जो है क्या डेवलप करता है, डिलीरियम डेवलप करता है, जबकि डिमेंशिया का कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं होता है। ये अपना आप जो है एज से जुड़ा हुआ है, जैसे जैसे जो है एज बढ़ेगी अपने आप जो है न्यूरॉन कमजोर होते जाएंगे, और जो है पेशेंट डिमेंशिया डेवलप करता जाएगा। क्लियर। यहां पर डिलीरियम में क्या होता है साथियों कि पेशेंट की जो न्यूरॉन की इंपेयरमेंट है, न्यूरॉन की जो फंक्शनिंग है उसके अंदर इंपेयरमेंट आएगा, जबकि डिमेंशिया के अंदर क्या होगा, न्यूरॉन जो है डीजनरेटिव प्रोसेस में जाके डैमेज होना शुरू कर देते हैं। सो यहां पर जो है नंबर ऑफ न्यूरॉन जो है हमेशा धीरे धीरे उम्र के साथ में घटते रहते हैं। क्लियर। अब देखिए साथियों, अगला जो डिफरेंस है वो देखिएगा, अगर हम लोग बात करें ड्यूरेशन की, ड्यूरेशन, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिलीरियम जो है क्या होता है साथियों, एक्यूट ऑनसेट होता है डिलीरियम का, अचानक से जो है अपीयर होता है ना, क्या होता है, अचानक से अपीयर होता है। तो इसका जो ड्यूरेशन होता है साथियों हमेशा लेस देन 6 मंथ होता है। कहने का मतलब डिलीरियम विद इन फ्यू डेज और फ्यू वीक्स के अंदर जो है पेशेंट के अंदर डेवलप हो जाता है, विद इन फ्यू वीक्स और फ्यू डेज के अंदर पेशेंट के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मोस्टली डिलीरियम किसमें देखने को मिलता है, या तो ये जो क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट्स होते हैं इनके अंदर, या मान लीजिए पोस्ट ऑपरेटिव जो पेशेंट्स होते हैं, पोस्ट ऑप पेशेंट्स, सडनली एक पेशेंट को एडमिट कराया गया हर्निया के ऑपरेशन के लिए, जैसे ही हर्निया का ऑपरेशन हो गया 12 से 48 घंटे बाद में पेशेंट जो है क्या कर रहा है, एकदम से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, क्योंकि पेशेंट ने क्या डेवलप कर लिया है, डिलीरियम डेवलप कर लिया है। डिलीरियम क्यों डेवलप हो गया है पोस्ट सर्जिकल, क्योंकि एकदम से जैसे ही जो है पेशेंट का एनवायरनमेंट चेंज हुआ, ठीक है, कुछ मेडिसिन पेशेंट को गई, और पेशेंट का जो सराउंडिंग चेंज हुआ, पेशेंट का जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट गया पेशेंट के माइंड के ऊपर, उस वजह से जो है पेशेंट के अंदर क्या डेवलप हो गया है, डिलीरियम डेवलप हो गया है। क्योंकि जब हर्निया का ऑपरेशन हुआ तो जाहिर सी बात है कुछ एनेस्थेटिक एजेंट भी गए, मेडिसिन भी गई, पेशेंट का जो लाइफ जो है बिल्कुल वो एक नॉर्मल लाइफ थी घर पे, लेकिन अब पेशेंट कहां पर है, हॉस्पिटल के अंदर है। पेशेंट हॉस्पिटल के एटमॉस्फेयर के अंदर क्या फील कर रहा है, पेशेंट खुद को फ्रस्ट्रेट फील कर रहा है, और साथ ही साथ मेडिसिन का इफेक्ट भी है। तो इन सब चीजों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से पेशेंट ने क्या डेवलप कर लिया है, डिलीरियम डेवलप कर लिया है। लेकिन अगर हम लोग बात करें डिमेंशिया की,
तो डिमेंशिया के अंदर क्या होता है साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया डिलीरियम डिमेंशिया इज क्रोनिक बाय नेचर, तो यहां पर ड्यूरेशन क्या होगा, मोर देन 6 मंथ। डिमेंशिया कभी भी एकदम से डेवलप नहीं होगा, इसको डेवलप होने में लंबा समय लगता है, इसको डेवलप होने में लंबा समय लगता है। तो अगला डिफरेंस आपके सामने आ गया कि भाई डिलीरियम की ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होती है, बहुत जल्दी जो है पेशेंट के अंदर ये डेवलप होता है। पेशेंट आज एडमिट हुआ, कल सर्जरी हो गया, परसों या पहले रोज जो है पेशेंट ने क्या डेवलप कर लिया, साइकोटिक फीचर्स डेवलप कर लिए, या फिर यूं कहूं कि पेशेंट ने डिलीरियम डेवलप कर लिया। लेकिन अगर हम लोग बात करें डिमेंशिया की, तो डिमेंशिया के अंदर ऐसा नहीं होता है, पेशेंट जो है बहुत बाद में जाकर जो है इस तरीके से जो है डिमेंशिया के सिम्टम्स पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। क्लियर। अगला अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो व्हाट इज द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन डिलीरियम एंड डिमेंशिया, नाउ सी डिलीरियम एंड डिमेंशिया। यहां देखिए साथियों, डिलीरियम और डिमेंशिया दोनों के बीच अगला डिफरेंस देखेंगे हम लोग। डिलीरियम साथियों, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई जिस कारण की वजह से जो है डिलीरियम डेवलप हुआ है, अगर उस कारण को हम लोग रिमूव कर दें तो क्या डिलीरियम खत्म हो जाएगा? क्या अगर हम लोग जिस कारण से डिलीरियम डेवलप हुआ है, अगर हम उस कारण को हटा दें तो क्या डिलीरियम खत्म हो जाएगा? बिल्कुल साथियों, यहां पर चांस बनते हैं कि डिलीरियम खत्म हो जाए, लेकिन डिमेंशिया के मामले में ऐसा नहीं है। अगर आप रूट कोज को हटा भी दीजिए तो भी डिमेंशिया आपका जो है क्योर नहीं होगा। इसीलिए यहां पर मैं एक टर्म लिखना चाहूंगा कि डिलीरियम कैसा होता है साथियों, रिवर्सिबल होता है। डिलीरियम कैसा होता है साथियों, रिवर्सिबल होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पेशेंट ने जो है पोस्ट सर्जिकल या पोस्ट ऑपरेशन के अंदर जो है डिलीरियम डेवलप हो गया, लेकिन जैसे ही पेशेंट को छुट्टी मिलेगी, पेशेंट घर के एटमॉस्फेयर में आएगा, अपने आप उसके साइकोटिक फीचर्स के अंदर कमी आना शुरू हो जाएगी, या पेशेंट जो है क्योर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बट इन केस ऑफ डिमेंशिया दैट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए यहां पर मैं क्या लिखूंगा, डिमेंशिया इज इरिवर्सिबल। डिमेंशिया इज इरिवर्सिबल। डिमेंशिया जो है आसानी से क्योर नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है न्यूरॉन के डैमेज होने से जो है शुरू होती है बीमारी। तो जब न्यूरॉन ही डैमेज हो गए भाई, तो वहां पर जो है रिकवरी होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। इसीलिए डिलीरियम कैसा होता है साथियों, रिवर्सिबल होता है, और डिमेंशिया कैसा होता है साथियों, इरिवर्सिबल होता है। कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है। क्लियर। अब देखिए साथियों, कुछ साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें, मेडिकली कुछ साइन एंड सिम्टम्स डिलीरियम के क्या होंगे या डिमेंशिया के क्या होंगे, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। या उससे पहले एक बार थोड़ा सा ब्रीफिंग हम लोग कोज का ले लेते हैं, कोजेस, ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर होता रहे। कोजेस, ये डिलीरियम के और डिमेंशिया के। तो देखिए साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिलीरियम के लिए जो बेसिकली क्या फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हैं, मेटाबॉलिक कोज, इनको आप अच्छे से ध्यान रखें। मेटाबॉलिक कोज जैसे कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। इसके अलावा एंडोक्राइनल कोज, एंडोक्राइनल कोज किसी भी ग्लैंड का हाइपो या हाइपर सिक्रेशन, दैट कैन आल्सो लीड टू डिलीरियम। सर्टेन टाइप ऑफ ड्रग्स जैसे कि एनेस्थेटिक एजेंट, जैसे कि एनेस्थेटिक एजेंट या डिजिटलिस जो कि कार्डियक में यूज करते हैं हम लोग, इन ड्रग से भी जो है चांसेस रहते हैं कि पेशेंट के अंदर डिलीरियम डेवलप हो जाए। या फिर अल्कोहल, या फिर अल्कोहल। इसके अलावा कुछ ऐसी डिजीज, क्रोनिक डिजीज, जैसे कि सपोज किसी पेशेंट को क्या हो गया है, कैंसर हो गया है, किसी पेशेंट को कैंसर हो गया या किसी भी टाइप की क्रोनिक डिजीज डेवलप हो गई है, जिसकी वजह से पेशेंट में जो है साइकोटिक फीचर्स आना शुरू हो गए हैं। क्लियर। इसके अलावा इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के अंदर मान लीजिए जैसे मेनिंजाइटिस, ब्रेन इन्फेक्शन। इसके अलावा मान लीजिए कोई हेड इंजरी मान लीजिए पेशेंट को अंदर हो गई है, वहां पर भी जो है चांसेस बनते हैं कि पेशेंट क्या डेवलप कर ले, आपका साइकोटिक फीचर्स डेवलप कर ले। क्लियर। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो यहां पर जो है साथियों देखिए डिलीरियम के कॉजेज क्या क्या हैं। मेटाबॉलिक कोज के अंदर रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस और एसिडोसिस। इसके अलावा एंडोक्राइनल कोज में किसी भी ग्लैंड का हाइपो या हाइपर सिक्रेशन। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जैसे डिजिटलिस हुआ, अल्कोहल हुआ, इनके जो है इंटॉक्सिकेशन से भी जो है चांसेस बनते हैं किसके, साइकोटिक फीचर्स आने के या डिलीरियम डेवलप होने के। इसके अलावा कुछ डिजीज जो कि क्रोनिक बाय नेचर है, जैसे कैंसर,
इन्फेक्शंस जैसे ट्यूबरकुलोसिस या मेनिंजाइटिस हुआ, ठीक है, हिपेटाइटिस हुआ। इसके अलावा हेड इंजरी वाले पेशेंट के अंदर भी जो है चांसेस रहता है कि पेशेंट जो है साइकोटिक फीचर्स डेवलप कर ले, या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जैसे कि जो अल्कोहलिक पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर थायमिन का डेफिशिएंसी हो जाता है, वहां पर भी जो है पेशेंट के चांस बनते हैं कि पेशेंट क्या डेवलप कर ले, आपका डिलीरियम जो है डेवलप कर ले। क्लियर? तो ये तो हो गए डिलीरियम के कोजेज। अगर हम लोग बात करें डिमेंशिया के कोजेज, तो यहां पर देखिए साथियों डिमेंशिया के कोजेज क्या क्या हो सकते हैं। तो डिमेंशिया का पहला कोजेज क्या है साथियों, बेसिकली डिमेंशिया कॉज्ड बाय आइडियोपैथिक कोज। आइडियोपैथिक कोज क्या होते हैं साथियों, या तो कोई डिजीज जैसे कि एल्जाइमर डिजीज जिसके अंदर भी जो है न्यूरॉन क्या हो जाते हैं साथियों, वीक हो जाते हैं एज बढ़ने के साथ में, या न्यूरॉन जो है डिजनरेट होना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है डिमेंशिया होता है। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ डिमेंशिया इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया, है, तो आपको आंसर क्या करना है, एल्जाइमर डिमेंशिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया। क्लियर? तो पहला कोज तो क्या हो गया साथियों, आइडियोपैथिक, या तो अननोन कोज की वजह से या फिर किसी जो है डिजीज कोज की वजह से जो है पेशेंट के अंदर डिमेंशिया डेवलप होता है। या सेकंड कोज क्या है, कोई डिजनरेटिव डिजीज जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया एल्जाइमर डिजीज। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कि एचआईवी, जिसकी वजह से एचआईवी जो है एनसेफेलोपैथी होती है, ठीक है, एचआईवी वायरस की वजह से, उससे भी जो है डिमेंशिया डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा मल्टीपल इंफारेक्ट डिजीज, मान लीजिए कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है जिसकी वजह से जो है सीवीए का अटैक आ गया, उसकी वजह से जो है मल्टीपल इंफारेक्शन हो गया ब्रेन के अंदर, तो वहां पर भी जो है चांसेस बनते हैं कि पेशेंट आपका क्या डेवलप कर ले, डिमेंशिया डेवलप कर ले। क्लियर? मल्टीपल इंफारेक्ट डिजीज ड्यू टू सीवीए सेरेब्रोवास्कुलर अटैक। तो देखिए साथियों यहां पर जो है ये कुछ कॉजेज हैं आपके डिलीरियम के, जैसे मेटाबॉलिक कॉज, एंडोक्राइनल कॉज, ड्रग्स, अल्कोहल, डिजीज जैसे कि कैंसर वगैरह हुआ, इन्फेक्शन, हेड इंजरी या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। ठीक है, ठीक इसी तरीके से साथियों यहाँ पर क्या है, आइडियोपैथिक कॉज की वजह से जो है डिमेंशिया डेवलप होता है, या तो कॉज जो है अननोन होता है, और या फिर जो है किसी पर्टिकुलर डिजीज की वजह से, जैसे एल्जाइमर डिजीज हो गई या एचआईवी हो गया, जिसकी वजह से भी पेशेंट के अंदर डिमेंशिया डेवलप होता है। ठीक है, इसके अलावा मल्टीपल इंफारेक्ट डिजीज या फिर सीवीए। क्लियर? सो दिस इज द बेसिक कॉजेज ऑफ डिलीरियम एंड डिमेंशिया। क्लियर? तो अब देखिए साथियों अगला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स, उसके हिसाब से दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है इनको भी लगे हाथ हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स, ये आपका हो गया डिलीरियम, दैट इज डिमेंशिया। तो देखिए साथियों कोजेज जो है हम लोग डिलीरियम और डिमेंशिया के कोजेज हम लोग देख चुके हैं, उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है वो देख चुके हैं। अब अगला जो हम लोग डिफरेंस देखेंगे साथियों, किसके बेसिस पे देखेंगे, अगला जो है साइन एंड सिम्टम्स के बेसिस पे दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम लोगों को देखना है। तो देखिए साथियों साइन एंड सिम्टम्स, तो देखिए साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे जो मेजर जो डिस्टर्बेंस है वो किसमें देखने को मिलेगा, कॉन्शियसनेस के अंदर। किसमें देखने को मिलेगा, कॉन्शियसनेस के अंदर। डिलीरियम के अंदर पेशेंट हमेशा जो है जो पेशेंट का कॉन्शियसनेस है वो कैसा रहेगा साथियों, इंपेयर्ड रहेगा। कैसा रहेगा, पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस है वो कैसा रहेगा, इंपेयर्ड रहेगा। पेशेंट जो है हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस है वो कैसा रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा। अगर आपने एल्कोहल विड्रॉल वाले पेशेंट अगर आपने देखे होंगे तो ये बड़े विचित्र पेशेंट होते हैं, ये एक जगह ना तो टिक के बैठ पाते हैं, कंफ्यूजन रहता है हमेशा, क्या करूं क्या ना करूं की सिचुएशन में रहते हैं। इनके फेशियल एक्सप्रेशन आप देख के जो है समझ जाओगे कि पेशेंट आपका कंफ्यूज है। और मेंटल हॉस्पिटल अगर आप कभी गए हो तो या कभी आपका क्लिनिकल पोस्टिंग हुआ तो वहां पर सबसे ज्यादा पेशेंट आपको यही मिलेंगे, अल्कोहल विड्रॉल वाले, जिनके अंदर एक्यूट साइकोटिक फीचर्स या डिलीरियम जो है डेवलप हो गया है। ये पेशेंट आपको इनका फेस देखकर समझ जाओगे कि हाँ यार ये पेशेंट इस तरीके से घूरते रहेंगे, कंफ्यूज होते रहेंगे, मतलब कंफ्यूज फेस रहेगा इनका, एक जगह टिके नहीं बैठ पाते हैं, इधर से उधर घूमते रहेंगे, कुछ ना कुछ जो है करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो कॉन्शियसनेस है वो अल्टर्ड है और ये कैसे हैं, कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूजन विद कंफ्यूज्ड फेस, इनका चेहरा देखकर आप समझ जाओगे कि हाँ भाई साहब कंफ्यूज्ड हैं, पता नहीं लग रहा है भाई साहब को कि किधर जाना है और किधर नहीं जाना है। लेकिन अगर हम लोग बात करें डिमेंशिया की तो साथियों यहां पर देखिए डिमेंशिया के अंदर किसी भी टाइप का कॉन्शियसनेस के अंदर कोई भी इंपेयरमेंट नहीं देखने को मिलता है। नो इंपेयरमेंट इन कॉन्शियसनेस एंड देयर इज
नो कंफ्यूजन। डिमेंशिया वाले पेशेंट को सिर्फ एक ही दिक्कत होती है कि वो चीजें भूल जाता है, वो चीजें भूल जाता है। अगर आपने उसको खाना खिलाया तो वो कहेगा मुझे तो खाना दिया ही नहीं, ठीक है। अदरवाइज पेशेंट की कॉन्शियसनेस और पेशेंट के कंफ्यूजनल उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पेशेंट के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, पेशेंट की जो कॉन्शियसनेस है उसके अंदर कोई भी ऑल्ट्रेशन या इंपेयरमेंट नहीं देखने को मिलेगा। अगला साइन एंड सिम्टम देखें हम साथियों, तो अगर मैं बात करूं ओरिएंटेशन की, ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है साथियों, इफ द पर्सन इज अवेयर अबाउट टाइम, प्लेस एंड पर्सन। अगर आप मरीज से पूछोगे कि भाई क्या टाइम हुआ है, मरीज आपको रेस्पॉन्ड करेगा। आप किस जगह पर हो, पेशेंट आपको रेस्पॉन्ड करेगा। और मैं कौन हूं या आप कौन हो उसके बारे में भी वो रेस्पॉन्ड करेगा। लेकिन अगर डिलीरियम के पेशेंट को पूछोगे तो वो आपको नहीं बता पाएगा कि अंदाजे से कि टाइम क्या हुआ है, दिन के कितने बज रहे हैं, नो आइडिया। आप कौन हो नहीं पता, आप हो कहां पर नहीं पता। इट मींस द पेशेंट इज फुली डिसओरिएंटेड। और ऐसा होता भी है, अल्कोहल विड्रॉल वाले आप पेशेंट देखोगे उनके अंदर ये क्लिनिकल ये जो सिम्टम्स है बिल्कुल क्लियर कट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहां पर हम लोग बात करें डिमेंशिया की, देयर इज नो डिसओरिएंटेशन, द पेशेंट इज फुल्ली कॉन्शियस एंड ओरिएंटेड। देयर इज नो डिसओरिएंटेशन, नो डिसओरिएंटेशन, पेशेंट इज फुल्ली कॉन्शियस, पेशेंट इज फुल्ली कॉन्शियस एंड नो कंफ्यूजन। किसी भी टाइप का कंफ्यूजन नहीं होता। यहां पर दिक्कत सिर्फ और सिर्फ एक चीज में होती है, चीजों को याद रखने में दिक्कत होती है। पेशेंट भूल जाता है, थोड़ी देर पहले मरीज ने क्या किया वो चीजें भूल जाता है। बाकी पेशेंट की कॉन्शियसनेस और पेशेंट के जो है ओरिएंटेशन पे किसी भी टाइप का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक इसी तरीके से यहां पर हम लोग देखें, अगर पेशेंट के ओरिएंटेशन और इसमें फर्क पड़ा है तो जाहिर सी बात है पेशेंट के अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन पे भी फर्क पड़ेगा। यहां पर क्या फर्क पड़ेगा, पेशेंट का जो अटेंशन है और कंसंट्रेशन है वो कैसा मिलेगा आपको, डिस्टर्ब मिलेगा। लेकिन यहां पर नो डिस्टर्बेंसेस इन डिमेंशिया। पेशेंट के डिमेंशिया वाले पेशेंट के अंदर पेशेंट के अटेंशन और कंसंट्रेशन के अंदर किसी भी टाइप का आपको डिस्टर्बेंस नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन डिलीरियम के अंदर पेशेंट आपका कंफ्यूज्ड है, डिसओरिएंट है और सेमी कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस टाइप का है। तो यहां पर पेशेंट का जो है अटेंशन और कंसंट्रेशन आपको जरूर जो है डिस्टर्ब देखने को मिलेगा। अटेंशन का मतलब क्या होता है साथियों, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है फोकस करना, दैट इज कॉल्ड एज योर अटेंशन। और अगर आपका ये अटेंशन लंबे समय तक बना रहे उसको हम लोग क्या नाम देंगे, कंसंट्रेशन। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि पेशेंट यहां पर डिलीरियम के अंदर कंफ्यूज्ड है और सेमी कॉन्शियस टाइप है, तो पेशेंट जो है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर रुक के नहीं रहेगा, वो अभी कोई और एक्टिविटी करेगा, थोड़ी देर बाद कोई और एक्टिविटी करेगा, है ना। उसके दिमाग में एक के बाद एक जो है थॉट चलते रहते हैं, क्योंकि उसके माइंड या ब्रेन के ऊपर कैसा इफेक्ट है, टॉक्सिक इफेक्ट है कुछ मेडिसिन या कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कॉज की वजह से, जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहा है। तो पेशेंट जो है किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे जो है आपका अटेंटिव नहीं मिलेगा, ना वो जो है कॉन्सेंट्रेट मिलेगा। क्लियर। तो यहां पर जो है मेजर डिफरेंस क्या आ गया कि पेशेंट के अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन के अंदर डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा डिलीरियम के अंदर, लेकिन डिमेंशिया के अंदर ऐसा कोई भी जो है टाइप ऐसा कोई भी डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरीके से इन साइन एंड सिम्टम्स को डिफरेंस को आगे बढ़ाते हम लोग देखें तो मेमोरी अगर हम लोग देखें तो यहां पर जो पेशेंट की मेमोरी है, यहां पर पेशेंट की जो इमीडिएट मेमोरी है, पेशेंट की इमीडिएट मेमोरी के अंदर थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें डिमेंशिया के अंदर तो यहां पर जो है सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंसेस इन इमीडिएट एंड recent memory, recent memory। और देखिए साथियों मेमोरी के अंदर ये जो है बड़ा डिफरेंस यहां देखने को मिलता है कि यहां पर पेशेंट की इमीडिएट मेमोरी के अंदर डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, जबकि यहां पर सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस कहां होगा, पेशेंट की इमीडिएट और रिसेंट दोनों मेमोरी के अंदर। होता क्या है देखिए साथियों, डिलीरियम मेजरली कॉन्शियसनेस और कंफ्यूजन से जुड़ी बीमारी है। डिमेंशिया बेसिकली मोटा मोटा आपके मेमोरी से जुड़ी हुई बीमारी है। डिलीरियम के अंदर पेशेंट की कॉन्शियसनेस, अटेंशन, ओरिएंटेशन और जो है आपका कंसंट्रेशन से जुड़ी बीमारी है, जबकि ये बेसिकली किससे जुड़ी बीमारी है, मेमोरी से जुड़ी हुई बीमारी है। तो डिलीरियम के अंदर पेशेंट की इमीडिएट मेमोरी के अंदर डिस्टर्बेंस होगा। कुछ देर पहले आपने पेशेंट, जब आप पेशेंट का मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे या एमएससी करेंगे तो अगर आप पूछेंगे थोड़ी देर पहले मरीज से आपने जो है क्या बात करी है, वो मरीज नहीं बता पाएगा।
लेकिन यहाँ पर जो है फ्यू डेज और फ्यू वीक्स की मेमोरी जो है लॉस हो जाती है। जैसा मैंने आपको बताया कि डिमेंशिया के अंदर पेशेंट सुबह खाना खाएगा, 2 घंटे बाद आपने पूछ लिया कि भाई आपने खाने में क्या खाया था, सर मुझे तो खाना दिया ही नहीं है, जबकि चाहे आपने उसको सुबह भरपेट चराया हो, पेशेंट मना कर देगा कि साहब मेरे को तो कुछ भी नहीं दिया, सुबह से भूखा मर रहा हूं। ये बेचारी उन जो बहुएं हैं उनके लिए दिक्कत हो जाती है जिनकी सास को जो है डिमेंशिया डेवलप हो जाता है। वो आस पड़ोस में घूम घूम के बोलती रहती है कि साहब मेरे को तो खाने को कुछ नहीं दिया। अरे सास सुबह तो तेरे को 2 किलो जो है चराया इस तरीके से, लेकिन वो भूल जाते हैं, गलती उनकी भी नहीं है। सो बेसिकली जो है डिमेंशिया के अंदर क्या होता है साथियों, बेसिकली जो है मोटा मोटा जो इंपेयरमेंट देखने को मिलता है वो कहां मिलता है, पेशेंट की मेमोरी के अंदर इंपेयरमेंट देखने को मिलता है। और मेमोरी भी कौन सी, खासकर जो आपकी इमीडिएट और जो रिसेंट मेमोरी लॉस है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, डिमेंशिया के अंदर। लेकिन अगर हम लोग डिलीरियम की बात करें तो यहाँ पर कौन सी मेमोरी के अंदर लॉस होता है या कौन सी मेमोरी के अंदर इंपेयरमेंट आता है, इमीडिएट मेमोरी के अंदर आता है। ठीक इसी तरीके से हम लोग बात करें अगर थिंकिंग थिंकिंग के अंदर क्या डिस्टर्बेंस होगा, इसको हम लोग देखें तो देखिए साथियों यहां पर जो है आपको पेशेंट के अंदर डिल्यूजन देखने को मिल सकते हैं। क्या देखने को मिल सकते हैं, डिल्यूजन देखने को मिल सकते हैं डिलीरियम के अंदर, जैसा कि होता भी है एल्कोहलिक जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ऑडिटरी और विजुअल हेलुसिनेशन देखने को मिलता है ना। खासकर जो एल्कोहलिक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर विजुअल हेलुसिनेशन बड़ा तगड़ा होता है ना। और जब वो एल्कोहल विड्रॉल में जाते हैं तो उनके अंदर कौन सा कॉमन हो जाता है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन कॉमन हो जाता है। जितने भी शराबी आदमी है, कभी उनके पास आप बैठो तो ये वो लोग होते हैं जो भूतों से लड़ाई लड़ चुके होते हैं, इन्होंने कई बार भूत देखे होते हैं, कई बार इन्होंने जो है इन्होंने जो है उससे भूतों से जो है तंबाकू भी लेकर खाई होती है। कहने का मतलब ये जो है कई बार भूतों से इनका आमना सामना हो चुका होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसे मरीजों के अंदर खासकर क्या होता है, जो है विजुअल जो है हेलुसिनेशन होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो मरीज है इनके अंदर डिल्यूजन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हेलुसिनेशन भी जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। क्या देखने को मिल सकते हैं, हेलुसिनेशन भी आपको जो है देखने को मिल सकते हैं। हेलुसिनेशन ये भी आपको जो है पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। डिल्यूजन, हेलुसिनेशन और इल्यूजन, ये तीनों चीजें आपको जो है किसके अंदर देखने को मिलेगी, डिलीरियम के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पर नो डिल्यूजन, नो हेलुसिनेशन एंड देयर इज नो इल्यूजन। इनमें से कोई भी चीज, कोई भी परसेप्शनल जो डिस्टर्बेंसेस है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा किसके अंदर, डिमेंशिया के अंदर। क्लियर, गॉट माय पॉइंट। यहां पर जो है किसी भी टाइप का पेशेंट की थिंकिंग के अंदर किसी भी टाइप का डिस्टर्बेंस नहीं होगा डिमेंशिया के अंदर। लेकिन डिलीरियम के अंदर हो सकता है पेशेंट कहे कि मुझे तो भगवान दिख रहे हैं, मुझे तो मेरे मरे हुए दादाजी दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है पेशेंट के अंदर चांस होते हैं डिलीरियम के अंदर कि पेशेंट डिल्यूजन डेवलप कर ले, या फिर पेशेंट आपसे कहे कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, मेरे बराबर भगवान जितना पावर है। तुम कहो तो अभी मैं इस चांद को जो सूरज को मिला के तीसरा कोई एक नया ही जो है तारा बना दूं। असंभव बातें करता है मरीज, तो आप देखते समझ जाओगे कि भाई साहब का यहां से ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ यहां पर दिक्कत चल रही है, दिनमान जो है ठीक नहीं चल रहे, है ना। लेकिन यहां पर जो है डिमेंशिया वाले पेशेंट के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया सिग्निफिकेंट सिम्टम्स है मेमोरी लॉस, तो यहां पर जो है मेमोरी लॉस के अलावा दूसरा कोई सिग्निफिकेंट जो है डिस्टर्बेंस नहीं देखने को मिलता है। क्लियर। अगले डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें साथियों तो देखिएगा, डिलीरियम और डिमेंशिया। तो देखिए साथियों अगला जो डिस्टर्बेंसेस है वो देखेंगे हम लोग स्लीप वेक साइकिल। स्लीप वेक साइकिल कि इनका जो स्लीप पैटर्न है, क्या डिलीरियम के अंदर पेशेंट जो है ढंग से सो पाता है, क्या डिमेंशिया के अंदर पेशेंट जो है ढंग से सो पाता है। तो देखिए साथियों यूजुअली होता क्या है, डिमेंशिया वाले पेशेंट का जो स्लीप साइकिल है वो यूजुअली कैसा होता है साथियों, नॉर्मल होता है। इनकी स्लीप के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। लेकिन डिलीरियम की अगर हम लोग बात करें साथियों तो इनका जो स्लीप वेक साइकिल होता है साथियों, इनके उठने का, जागने का, सोने का जो शेड्यूल है वो हमेशा गड़बड़ मिलेगा। देयर इज इंपेयर्ड स्लीप वेक साइकिल। यहां पर स्लीप वेक साइकिल क्या होगा साथियों, इंपेयर्ड मिलेगा। स्लीप वेक साइकिल क्या मिलेगा, ऐसे मरीज क्या करते हैं साथियों, एक तो कंफ्यूजन होता है इनके अंदर, ये लोग सेमी कॉन्शियस टाइप रहते हैं, तो इधर से उधर जो है
ये मरीज घूमते रहते हैं, वांडरिंग टेंडेंसी इनके अंदर होती है, तो एक जगह टिक के ये नहीं बैठ पाते हैं और इसी वजह से इनका जो स्लीप वेक साइकिल है वो भी क्या चलता है साथियों, डिस्टर्ब चलता है। लेकिन डिमेंशिया के पेशेंट के अंदर ऐसा नहीं होता है। ऐसे पेशेंट टाइम से उठते हैं, टाइम से अपना खा पी के टाइम से वापस भी सो जाते हैं। लेकिन डिलीरियम के पेशेंट क्या होते हैं साथियों, एक से दूसरी जगह भटकते रहते हैं और इसीलिए जो इनके खाने पीने उठने बैठने का कोई शेड्यूल नहीं होता है। ये लोग अस्त व्यस्त रहते हैं। आप लोग इस तरीके से याद रखें, ये लोग अस्त व्यस्त रहते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर डिस्टर्बेंस कहां पर है, स्लीप वेक साइकिल के अंदर है, तो यहां पर देखिए साथियों, अगर हम लोग बात करें एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, एडीएल में शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो एडीएल भी यहां इन पेशेंट की कैसी रहेगी, डिस्टर्ब रहेगी। कैसी रहेगी, डिस्टर्ब रहेगी। बट देयर इज, अगर हम लोग बात करें डिमेंशिया की, तो देयर इज नो इंपेयरमेंट इन एडीएल। यहां पर पेशेंट की एडीएल के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं देखने को मिलेगा। डिमेंशिया वाला पेशेंट अच्छे से सुबह उठेगा, नहाएगा धोएगा, तैयार हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ बेचारे को एक दिक्कत रहेगी, वो ये भूल जाएगा कि मैं नहा भी चुका हूं। बाकी और किसी टाइप का डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। बाकी उसकी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग के अंदर किसी भी टाइप का जो है डिस्टर्बेंसेस नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन साइकोटिक फीचर्स वाले पेशेंट के साथ में ये दिक्कत बड़ी है कि ऐसे पेशेंट का जो है उठने बैठने खाने पीने का कोई शेड्यूल नहीं होता, क्योंकि ये पेशेंट एजिटेटेड रहते हैं। इनमें जो है ड्रग की वजह से जो है, या जो ड्रग के टॉक्सिक इफेक्ट है इनकी वजह से इनका जो सोचने समझने का ताकत है वो घट जाता है, जिसकी वजह से ये कंफ्यूज रहते हैं, डिसोरिएंट रहते हैं और इस वजह से जो है ये अपना एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग भी खुद नहीं कर पाते हैं। ऐसे मरीजों में बहुत ज्यादा चांस रहते हैं कि इनको चोट वोट लग जाए, ठीक है, क्योंकि ये कंफ्यूज है, कहीं भी गिर सकते हैं, है ना। तो ये जो है मोटा डिफरेंस है कि एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग साइकोटिक फीचर्स वाले पेशेंट का जो है या डिलीरियम वाले पेशेंट के अंदर डिस्टर्ब मिलेगी, जबकि डिमेंशिया वाले पेशेंट के अंदर ऐसा नहीं है। अब देखिए साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसे मरीजों के अंदर गिरने पड़ने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो अगला जो डिफरेंस है साथियों वो देखिए कि नीड फॉर मेडिकल अटेंशन, नीड फॉर मेडिकल अटेंशन। जाहिर सी बात है, जब पेशेंट आपका कंफ्यूजन है तो साइकेट्रिक नर्सिंग का पहला प्रिंसिपल है कि बीइंग ए साइकेट्रिक नर्स आपका पहला जो है रोल क्या है, आपके पेशेंट की सेफ्टी को एंश्योर करना। तो यहां पर ऐसे मरीजों के लिए मेडिकल इंटरवेंशन कैसा चाहिए होगा साथियों, इमीडिएट। मेडिकल इंटरवेंशन कैसा चाहिए साथियों, इमीडिएट मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए होता है जिन पेशेंट के अंदर डिलीरियम डेवलप हो चुका है, क्योंकि पेशेंट आपका कंफ्यूज्ड है, कहीं भी गिर पड़ सकता है, पेशेंट आपका डिसोरिएंट है, उसको नहीं पता है कि वो कौन सी जगह पर है, टाइम क्या हुआ है, पर्टिकुलर पर्सन उसके आजू बाजू के अंदर कौन है या वो खुद कौन है। तो इस चीज के लिए जो है यहां पर क्या है, नीड फॉर मेडिकल अटेंशन डिलीरियम वाले पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे मरीजों को जो है मेडिकल अटेंशन बहुत इमीडिएट जो है मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है फर्दर कोई आगे ट्रोमा पेशेंट को ना हो जाए, पेशेंट का फर्दर कोई नुकसान ना हो जाए। लेकिन अगर हम लोग बात करें डिमेंशिया की, तो यहां पर जो है जरूरत तो मेडिकल अटेंशन की यहां पर भी है, रिक्वायर्ड मेडिकल अटेंशन तो यहां पर भी है, बट लेस अर्जेंटली, इतना कोई जरूरी इमीडिएट जरूरी नहीं है, जैसा कि आपको डिलीरियम के केस के अंदर है कि भाई हाथों हाथ जो है पेशेंट को मेडिकल इंटरवेंशन मिलना चाहिए। लेकिन डिमेंशिया के केस में ऐसा नहीं है। यहां पर आपके पास कुछ टाइम होता है कि आप लोग पेशेंट को थोड़ा सा वेट करा सकते हैं, बट इन केस ऑफ डिलीरियम immediately you have to pay your medical attention towards patient because there is lot of risk of injury to your patient। क्योंकि पेशेंट कंफ्यूज है, डिसोरिएंट है, सेमी कॉन्शियस टाइप है, तो वहां पर चांसेस ज्यादा होते हैं कि पेशेंट को फर्दर कोई जो है नुकसान ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर पेशेंट डिमेंशिया के अंदर आपका पेशेंट फुली ओरिएंटेड है, फुली कॉन्शियस है, किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन पेशेंट के अंदर नहीं है, इसलिए जो है यहाँ पर चांस बनते हैं कि यहाँ पर जो है मेडिकल इंटरवेंशन आप थोड़ा सा विद होल्ड कर सकते हो, या टाइम आपको मिल जाता है कि आप आराम से जो उसको दे सकते हो। क्लियर। देखिए अगला डिफरेंस देखिए साथियों, अगले डिफरेंस की अगर हम लोग साथियों बात करें तो अगला डिफरेंस है इफेक्ट एट नाइट, इफेक्ट एट नाइट। यहां देखिए साथियों, डिलीरियम वाले पेशेंट जैसे ही रात होती है, जैसे ही शाम होना शुरू होती है, इनके सिम्टम्स की जो सीवियरिटी होती है साथियों वो क्या हो जाती है, इंक्रीज्ड सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स, इंक्रीज्ड सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स। अगर मेंटल हॉस्पिटल आप लोग देखेंगे, जैसे ही शाम के 5-6 बजेंगे, हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू होगा, ये पेशेंट क्या करते हैं साथियों, इनका चीखना चिल्लाना जो है बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है,
क्योंकि ऑलरेडी ये कैसे हैं, सेमी कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस टाइप हैं, इसके अलावा कंफ्यूज्ड हैं, डिसओरिएंट हैं, अंधेरा होने की वजह से इनके फियर के अंदर और ज्यादा इंक्रीज देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इनका चीखना चिल्लाना भी बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब ऐसे पेशेंट को जो इफेक्ट एट नाइट है वो बढ़ जाता है, या यूं कहूं कि इनके सिम्टम्स की जो इंटेंसिटी है साथियों वो बढ़ जाती है, और इसी सिम्टम्स को हम लोग बोलते हैं साथियों सनडाउनिंग सिंड्रोम। सनडाउनिंग सिंड्रोम क्या होता है साथियों, कि जैसे ही जो है शाम होना शुरू हो जाती है, अंधेरा होना शुरू हो जाता है, ऐसे पेशेंट के जो सिम्टम्स की सीवियरिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सनडाउनिंग सिंड्रोम। सनडाउनिंग सिंड्रोम डिलीरियम के पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। यहां पर क्या होगा, ये डिमेंशिया के अंदर एब्सेंट होता है। डिमेंशिया के अंदर क्या होता है साथियों, एब्सेंट होता है। सनडाउनिंग सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे शाम होगी मरीज का जो है चीखना चिल्लाना बढ़ जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं साथियों सनडाउनिंग सिंड्रोम। लेकिन ये डिमेंशिया के केस में क्या होता है साथियों, एब्सेंट होता है। डिमेंशिया के पेशेंट के अंदर ऐसा नहीं होता है, पेशेंट आपका कूल एंड काम बना रहता है, बस चीजों को वो जो है भूल जाता है। क्लियर। अब देखिए बात करें हम लोग अगले सिम्टम्स की। अगर साइकोमोटर एक्टिविटी की बात करें, साइकोमोटर एक्टिविटी की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि डिलीरियम वाले पेशेंट की साइकोमोटर एक्टिविटी क्या रहेगी, इंक्रीज रहेगी। कैसे रहेंगे ये, एजिटेशन रहेगा इन पेशेंट के अंदर, इरिटेबल रहेंगे, और पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगी, रेस्टलेसनेस जो है देखने को मिलेगी। लेकिन डिमेंशिया वाले पेशेंट के अंदर ऐसी कोई भी चीज देखने को नहीं मिलेगी। दे विल बी लुक लाइक क्वाइट नॉर्मल, बिल्कुल कूल एंड काम, बिल्कुल आराम से शांति से बैठे हैं, बस बेचारे भूल जाते हैं कि खाना खाया कि नहीं खाया, वॉशरूम गए कि नहीं गए, बाकी सब कुछ ठीक है, बस चीजों को भूल जाता हूं, है ना, कोई चीज करके ये बेचारे भूल जाते हैं। तो यहां पर देखिए साथियों, डिमेंशिया की हम लोग बात करें तो इनकी जो साइकोमोटर एक्टिविटी है ये बिल्कुल नॉर्मल होती है, लेकिन यहां पर जो डिमेंशिया के पेशेंट्स हैं उनकी साइकोमोटर एक्टिविटी साथियों कैसी हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इनके अंदर इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, ये एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं। क्लियर। अगला देखिए साथियों, अगला डिफरेंस अगर हम लोग बात करें रिकवरी या प्रोग्नोसिस की बात करें, ये आ गया आपका डिलीरियम, ये आ गया आपका डिमेंशिया। अगर हम लोग रिकवरी की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया साथियों कि डिलीरियम जो है रिवर्सिबल है, मींस ये जो है ठीक हो सकता है, आप इसके कॉज को हटा दीजिए। प्रोग्नोसिस और रिकवरी इज गुड, रिकवरी इज गुड इफ कॉज इज ट्रीटेड, इफ कॉज इज ट्रीटेड। अगर कारण को हटा दिया जाए तो रिकवरी यहां डिलीरियम के अंदर पॉसिबल है, बट देयर इज पुअर प्रोग्नोसिस। डिमेंशिया का जो है प्रोग्नोसिस पुअर क्यों है, क्योंकि ये न्यूरॉन के डैमेज होने की वजह से होता है। लेकिन डिलीरियम क्यों डेवलप होता है, न्यूरॉन के ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट पड़ने की वजह से उनकी फंक्शनिंग के अंदर इंपेयरमेंट देखने को मिलता है। तो मैंने आपको क्या बताया साथियों कि डिलीरियम रिवर्सिबल है, मींस आप कारण को हटा दीजिए, बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन डिमेंशिया के केस में ऐसा नहीं है, अगर हम लोग कारण हटा भी लें तब भी जो है वहां पर डिमेंशिया के जो सिम्टम्स है वो परसिस्टेंट रहेंगे। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि रिकवरी सबसे ज्यादा बेस्ट पॉसिबल किसमें है, वो डिमेंशिया के सॉरी डिलीरियम के अंदर पॉसिबल है, डिमेंशिया के अंदर रिकवरी पॉसिबल नहीं है। क्लियर। अब हम लोग बात करें अगर ट्रीटमेंट की, कि डिलीरियम का ट्रीटमेंट क्या है, तो डिलीरियम का ट्रीटमेंट वही है, आपको किसको कॉज करना है, ट्रीट करना है, ट्रीट द कॉज, ट्रीट द कॉज। भाई सपोज पेशेंट का अंदर जो है डिलीरियम क्यों डेवलप हुआ है, अल्कोहल की वजह से या अल्कोहल विड्रॉल की वजह से, तो आप विड्रॉल को जो है मैनेजमेंट कर दीजिए, विड्रॉल के अंदर जो ड्रग्स है वो आप दे दीजिए, पेशेंट का विड्रॉल ठीक हो जाएगा, पेशेंट के अंदर साइकोटिक फीचर्स हैं उसके अंदर भी क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। क्लियर। लेकिन डिमेंशिया के अंदर ऐसा नहीं है, डिमेंशिया का जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा अलग है। और डिमेंशिया का ट्रीटमेंट क्या होगा साथियों, यहां पर हम लोग कोलिस्टेरेज जो ड्रग है वो कौन सी देंगे, कौन सी ड्रग देंगे, जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग जो है वो देंगे, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर। ये क्या करती है साथियों,
जो एसिटाइलकोलिन है इसके लेवल को बढ़ाने का काम करती है, इसके ब्रेकडाउन को रोकने का काम करती है, ताकि जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है वहां पर जो है मैक्सिमम जो है इसकी अवेलेबिलिटी बनी रहे, किसकी, एसिटाइलकोलिन की, किसकी अवेलेबिलिटी बनी रहे, एसिटाइलकोलिन जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है। क्लियर। तो यहां पर जो है इसकी जो है कॉन्सेंट्रेशन वो जो है बड़ी होना जरूरी है, ताकि डिमेंशिया के फीचर्स के अंदर कमी लाई जा सके। क्लियर। और ये ड्रग कौन सी है साथियों, जैसे कि डोनेप्जिल, नाम आप याद रखें, डोनेप्जिल और ट्राइकेन, डोनेप्जिल और ट्राइकेन। तो ये ड्रग जो है आपको जरूर याद रखनी है। यहां पर जो डिलीरियम है उसका तो ट्रीटमेंट क्या है साथियों, कि आप कॉज आपको ट्रीट करना है, लेकिन यहां पर जो है क्या है, वो ड्रग हम लोग यूज करेंगे जो कि एसिटाइलकोलिन का ब्रेकडाउन रोकेगी। और इनमें ड्रग कौन सी है, डोनेप्जिल और ट्राइकेन। ये ड्रग कौन सी है, डोनेप्जिल और ट्राइकेन। क्लियर। इसके अलावा देखिए साथियों, यहां पर हम लोग अगला डिफरेंस अगर देखें, डिलीरियम और डिमेंशिया। तो देखिए साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिलीरियम वाले पेशेंट की साइकोमोटर एक्टिविटी बड़ी होती है, पेशेंट कंफ्यूज रहता है, इरिटेट और एजिटेटेड रहता है। तो ऐसे पेशेंट के जो वाइटल्स होंगे साथियों वो भी क्या रहेंगे, एबनॉर्मल या थोड़े से बड़े हुए रहेंगे, एबनॉर्मल या इंक्रीज रहेंगे। जबकि डिमेंशिया वाले पेशेंट जो है कैसा रहेगा, वाइटल्स हमेशा कैसे रहेंगे पेशेंट्स के, नॉर्मल रहेंगे। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें वॉयलेंट बिहेवियर, डिलीरियम वाले पेशेंट कैसे रहेंगे, वॉयलेंट बिहेवियर शो करेंगे, लेकिन डिमेंशिया वाले पेशेंट के अंदर देयर इज नो वॉयलेंसी, देयर इज नो वॉयलेंसी, देयर इज नो वॉयलेंसी। डिलीरियम वाले पेशेंट मार धाड़, गाली गलोच, धक्का मुक्की सब करेंगे, लेकिन डिमेंशिया वाले पेशेंट बेचारे चुपचाप बैठे रहेंगे। क्यों बैठे रहेंगे, क्योंकि वो भूल जाते हैं उन्हें करना क्या है ना। डिमेंशिया वाले पेशेंट के बेसिकली जो है किसमें डिफेक्ट आता है, उनकी मेमोरी के अंदर। पेशेंट थोड़ी देर पहले इरादा करता है कि हाँ मैं अगले मरीज को मुक्का मारूंगा, और थोड़ी देर बाद एपिसोड आया, भूल गया, अरे यार क्या करने आया था मैं यहाँ पर, है ना। तो ऐसे बेचारे मरीज चुपचाप शांति से बैठे रहते हैं, क्योंकि भूल जाते हैं बेचारे करना क्या है, मन में टारगेट बनाते हैं, कुछ देर बाद फिर भूल जाते हैं। लेकिन ये डिलीरियम वाले मरीज बड़े खतरनाक होते हैं भाई, इनको बस ये इसी में मजा आता है। खुद साले कंफ्यूज हैं, खुद तो कंफ्यूज हैं, सेमी कॉन्शियस हैं, दूसरों को और कंफ्यूज कर देते हैं, दूसरों को और कंफ्यूज करने का काम कर देते हैं। तो ये जो है बेसिक डिफरेंस है। अगला एक और डिफरेंस देख लेते हैं साथियों, कि डिलीरियम वाले जो मरीज हैं इनमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है, मींस पॉजिटिव पाया जाता है। जबकि ऐसे मरीजों के अंदर कोई भी नो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है। क्लियर। तो ये जो है साथियों मेजर डिफरेंस है। अब अगर हम लोग एज ग्रुप के हिसाब से इनको और डिफरेंशिएट करें, तो जैसा मान लीजिए, देख लीजिए कि डिलीरियम के लिए कोई भी पर्टिकुलर एज ग्रुप नहीं है, ये किसी भी एज ग्रुप के अंदर हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बताया कि भाई पोस्ट ऑफ पेशेंट है, 25 साल का लड़का, उसके अंदर भी डेवलप हो गया। एक 35-40 साल से जो क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट है उसके अंदर भी डिलीरियम डेवलप हो सकता है, अगर वो उसके अंदर विड्रॉल सिम्टम देखने को मिले तब। लेकिन डिमेंशिया हमेशा कब होगा साथियों, ओल्ड एज पर्सन के साथ में होगा। डिमेंशिया कब डेवलप होगा, ओल्ड एज जो है पर्सन है उसी के अंदर डिमेंशिया डेवलप होगा, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगी हमारे जो न्यूरॉन है वो डैमेज होना जो है शुरू हो जाते हैं, और उसी तरीके से जो है उनके अंदर जो है डिमेंशिया डेवलप होगा। लेकिन डिलीरियम की हम लोग बात करें तो किसी भी जो है एज ग्रुप के अंदर ये देखने को मिल सकता है, इसकी कोई पर्टिकुलर एक एज ग्रुप नहीं है। क्लियर। सो दिस इज ऑल द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन डिलीरियम एंड डिमेंशिया। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन, ताकि आपको और भी अच्छे से जो है समझ में आ जाए और कभी भी आप इनको भूलो नहीं। क्लियर। तो देख लीजिए साथियों, क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। डिलीरियम, डिमेंशिया दोनों ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर हैं, और किस वजह से होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक ब्रेन पैथोलॉजी की वजह से डेवलप होते हैं। डिलीरियम का जो ऑनसेट है साथियों कैसा होता है, नेचर के अंदर एक्यूट होता है, सडनली जो है अराइज होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया पोस्ट ऑफ पेशेंट और अल्कोहल विड्रॉल वाले पेशेंट जो अभी तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन विद इन फ्यू आवर्स वो जो है डेवलप कर लेते हैं क्या, डिलीरियम और साइकोटिक फीचर्स जो है डेवलप कर लेते हैं। लेकिन डिमेंशिया के केस में ऐसा नहीं है। डिमेंशिया जो है क्रोनिक है नेचर के अंदर, प्रोग्रेसिव है, जैसे जैसे एज बढ़ती है उम्र के साथ में ये डेवलप होता है। डिलीरियम का एक फिक्स पॉइंट होता है, उसके बाद ही वो डेवलप होता है। जैसे मान लीजिए सर्जरी हुई उसके बाद डेवलप हुआ, अल्कोहल विड्रॉल हुआ उसके बाद डेवलप हुआ, कोई हेड इंजरी हुई उसके बाद डेवलप हुआ। लेकिन डिमेंशिया के अंदर केस में ऐसा नहीं है, डिमेंशिया का कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, ये जो है फिक्स एज ग्रुप आने के बाद में जो है डेवलप
होता है, कोई इसका पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट नहीं है, बुढ़ापे में जाकर होता है। इसी तरीके से हम लोग डिलीरियम की बात करें साथियों, तो डिलीरियम के अंदर पेशेंट के जो है जो न्यूरॉन है उनकी फंक्शनिंग के अंदर डिस्टर्बेंस आता है, उनकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं, सॉरी उनकी जो है एनाटॉमी के अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता है, लेकिन डिमेंशिया के अंदर जो एनाटॉमी है न्यूरॉन्स की वो डिफेक्टिव हो जाती है, उनके अंदर डिजेनरेटिव प्रोसेस शुरू हो जाता है और इस वजह से जो है पेशेंट के अंदर डिमेंशिया डेवलप होता है। ड्यूरेशन की बात करें हम लोग, तो ड्यूरेशन जो है लेस देन 6 मंथ होता है डिलीरियम का, और डिमेंशिया का जो है क्या होता है, मोर देन 6 मंथ होता है, जैसा कि आप जानते ही हैं डिमेंशिया जो है क्रोनिक बाय नेचर होता है। इसके अलावा अगला डिफरेंस देखिए, डिलीरियम कैसा होता है साथियों, रिवर्सिबल। आप कारण को हटा दीजिए, पेशेंट के अंदर डिलीरियम के सिम्टम्स अपने आप गायब हो जाएंगे, लेकिन डिमेंशिया के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया डिमेंशिया जो है न्यूरॉन के डैमेज होने की वजह से होता है, तो एक बार जो नुकसान हो गया सो हो गया, उसकी भरपाई वापस मुश्किल है, इसीलिए डिमेंशिया वापस कभी भी ट्रीट नहीं होता है। क्लियर। अगला है कोजेस की हम लोग बात करें, तो डिलीरियम के कोजेस क्या क्या है साथियों, मेटाबॉलिक कोज है, एंडोक्राइनल कोज है, सर्टेन ड्रग की वजह से डिलीरियम डेवलप हो सकता है, सर्टेन डिजीज कंडीशन जो कि क्रोनिक है नेचर के अंदर उनकी वजह से हो सकता है, पर्टिकुलर कोई इन्फेक्शन है या हेड इंजरी है उसकी वजह से भी चांसेस बनते हैं कि डिलीरियम पेशेंट के अंदर डेवलप हो जाए, या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जैसे विटामिन की कमी, खासकर विटामिन जो है थायमिन या B1, जिसकी वजह से जो है पेशेंट के अंदर साइकोटिक जो फीचर्स हैं उनकी आने की संभावना काफी रहती है। और खासकर ये जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया अल्कोहल विड्रोल वाले पेशेंट के अंदर ही डिलीरियम के सिम्टम्स क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि देखिए साथियों जो पेशेंट लगातार जो है संतरा का सेवन करते हैं, उन पेशेंट के ब्रेन के अंदर जो थायमिन सेंटर होता है वहां पर थायमिन जो विटामिन होता है उसकी कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, उसकी कमी हो जाती है, और थायमिन की कमी जब होती है तो ब्रेन आपका क्या होता है, इरिटेबल स्टेट के अंदर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है एजिटेट रहता है और कंफ्यूज रहता है और इरिटेट रहता है। कारण क्या है कि ऐसे पेशेंट के अंदर किसकी कमी चल रही होती है, थायमिन की कमी चल रही होती है। इसलिए जब भी विड्रोल वाले पेशेंट आते हैं तो अल्कोहल विड्रोल वाले पेशेंट को इंजेक्शन बेंजोडाइजेपिन और इंजेक्शन थायमिन जो है साथ में दिया जाता है। कारण क्या है कि जो पेशेंट का एजिटेशन है वो उसको कम करना होता है। अब हम लोग बात करें डिलीरियम के कॉजेज की, तो देखिए साथियों डिलीरियम के जो कॉजेज हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले तो सॉरी, जो कॉजेज ऑफ डिलीरियम है वो क्या है, आइडियोपैथिक कॉज है, या तो अननोन कॉज की वजह से होता है या फिर किसी डिजीज कंडीशन की वजह से होता है। और ये डिजीज कंडीशन मोस्टली कौन सी होती है साथियों, डिजनरेटिव डिजीज जैसे अल्जाइमर डिजीज, जिसके साथ में एज बढ़ने के साथ साथ न्यूरॉन अपने आप कमजोर होते जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे सर्टेन इन्फेक्शन जैसे HIV का हो गया, मल्टीपल जो है इन्फारेक्ट हो गया मान लीजिए ब्रेन के अंदर सीवीए की वजह से, तो वहां पर भी चांस बनते हैं किसके डेवलप होने के, डिलीरियम के जो है सॉरी डिमेंशिया के डेवलप होने के। अगला डिफरेंस हम लोग देखें साथियों, तो पेशेंट की अगर हम कॉन्शियसनेस की बात करें तो डिलीरियम के अंदर पेशेंट की कॉन्शियसनेस के अंदर डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा, याद रखें। लेकिन डिमेंशिया के अंदर पेशेंट की कॉन्शियसनेस के अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा। डिलीरियम के अंदर पेशेंट कंफ्यूजन रहेगा, बिल्कुल रहेगा साहब, और पेशेंट कंफ्यूज रहेगा, और पेशेंट का जो फेस है वो कैसा रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, देखते ही पहचान लोगे कि हाँ भाई साहब का कुछ लोचा है। लेकिन डिमेंशिया के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बात करें ओरिएंटेशन की, अगर आप मरीज से पूछोगे डिलीरियम वाले पेशेंट को कि टाइम क्या हुआ है, कौन सी जगह पर हो, मैं कौन हूं, पेशेंट जवाब दे देगा यस टाइम ये हुआ है, आप वो हो, ये मैं इस जगह पर हूं। लेकिन यहां पर जो है सॉरी पेशेंट जो है डिलीरियम के अंदर जवाब नहीं दे पाएगा, TPP के बारे में जो है पेशेंट रिप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि पेशेंट आपका कैसा है, डिसोरिएंट है। लेकिन यहां पर डिमेंशिया के अंदर पेशेंट आपका फुली कॉन्शियस रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और पेशेंट के ओरिएंटेशन के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। ठीक इसी तरीके से हम लोग बात करें डिलीरियम के अंदर अटेंशन और कंसंट्रेशन की, तो वहां पर जो है डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, लेकिन डिलीरियम के डिमेंशिया के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिलेगा। बात करें हम लोग थिंकिंग की, तो यहां पर जो डिलीरियम वाले पेशेंट है उनके अंदर इल्यूजन, डिल्यूजन और हेल्यूजिनेशन तीनों देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहां पर डिमेंशिया के अंदर नो हेल्यूजन, नो हेल्यूजिनेशन, नो डिल्यूजन और नो इल्यूजन, किसी भी टाइप के परसेप्शनल डिसऑर्डर जो है या परसेप्शनल जो सिम्टम्स हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। अगले डिफरेंस की हम लोग बात करें, स्लीप वेक साइकिल या स्लीप पैटर्न की बात करें ऐसे मरीजों के अंदर, तो डिलीरियम वाले मरीजों का स्लीप पैटर्न हमेशा डिस्टर्ब मिलेगा, डिमेंशिया वाले पेशेंट का स्लीप पैटर्न बिल्कुल नॉर्मल मिलेगा। एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग की बात करें तो डिलीरियम वाले पेशेंट का एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग डिस्टर्ब मिलेगा, जबकि डिमेंशिया के अंदर ऐसा कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं देखने को मिलेगा। मेडिकल अटेंशन की हम लोग बात करें
तो ऐसे मरीजों को इमीडिएट मेडिकल अटेंशन चाहिए होता है, क्योंकि पेशेंट कंफ्यूज्ड है और डिसओरिएंट है, तो हो सकता है पेशेंट को फर्दर कोई इंजरी ना हो जाए। लेकिन बात करें डिमेंशिया की, तो ऐसे पेशेंट को भी मेडिकल अटेंशन चाहिए, लेकिन इतना क्विक नहीं चाहिए होता है, क्योंकि पेशेंट आपका कॉन्शियस और ओरिएंटेड है। बात करें हम लोग सनडाउनिंग सिंड्रोम की या इफेक्ट एट नाइट की, तो डिलीरियम वाले पेशेंट के जो सिम्टम्स है वो नाइट के समय या इवनिंग के समय उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं सनडाउनिंग सिंड्रोम। लेकिन डिमेंशिया वाले पेशेंट के अंदर सनडाउनिंग सिंड्रोम क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्लियर? बात करें हम लोग साइकोमोटर एक्टिविटी की, तो डिलीरियम वाले मरीज के अंदर साइकोमोटर एक्टिविटी बड़ी होती है, पेशेंट एजिटेट रहता है, इरिटेबल रहता है और रेस्टलेस रहता है। लेकिन यहाँ पर जो पेशेंट है डिमेंशिया के अंदर वो क्वाइट नॉर्मल रहता है। रिकवरी की अगर हम लोग बात करें, तो ऐसे पेशेंट के अंदर जो कि डिलीरियम के हैं, ऐसे पेशेंट को आप कोज को ठीक कर दीजिए, कारण को ठीक कर दीजिए, पेशेंट अपने आप जो है रिकवर हो जाएगा। लेकिन हम लोग डिमेंशिया की बात करें, तो डिमेंशिया के अंदर हम लोग रूट कोज को भी ठीक कर दें, फिर भी जो है डिमेंशिया जो है इरिवर्सिबल ही रहता है, ये रिवर्सिबल नहीं है। क्लियर? गॉट माय पॉइंट? ट्रीटमेंट की हम लोग बात करें, तो ट्रीट द कॉज, द पेशेंट विल बी क्वाइट नॉर्मल, बट इन केस ऑफ डिमेंशिया इफ यू ट्रीट द कॉज देयर इज नो चांस ऑफ recovery because that is irreversible. Dementia is irreversible because dementia is caused by the degeneration of neurons. जब न्यूरॉन डिजेनरेट हो गए तो रिकवरी के चांस ही नहीं है। क्लियर? वाइटल्स की हम लोग बात करें, तो जो डिलीरियम के पेशेंट के जो वाइटल्स है वो स्लाइटली जो है बड़े हुए मिलेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पर टैकीकार्डिया और टैकीपनी आपको देखने को मिलेगा, पेशेंट हल्का सा हाइपरटेंसिव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पर्सपायरेशन आपको पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है, लेकिन डिमेंशिया वाले पेशेंट के जो वाइटल्स है बिल्कुल आपको ठीक मिलेंगे। वायलेंसी की हम लोग बात करें, तो ये जो मरीज हैं आपको बिल्कुल सनी देओल टाइप मिलेंगे, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कूदा फांदी वाले मरीज मिलेंगे आपको। लेकिन जो वाइटल्स हैं पेशेंट, सॉरी, जो वायलेंसी है वो डिमेंशिया वाले पेशेंट के अंदर बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। बात करें यूरिनरी कॉन्टिनेंस की या बोवेल फंक्शंस की, तो यहाँ पर थोड़े से डिस्टर्ब आपको देखने को मिल सकते हैं, बोवेल फंक्शंस या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस आपको देखने को मिल सकता है। बट इन केस ऑफ डिमेंशिया देयर इज नो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, और जो बोवेल ब्लैडर फंक्शन है वो बिल्कुल आपको क्वाइट नॉर्मल मिलेंगे। क्लियर? तो ये जो है साथियों बेसिक डिफरेंस थे आपके डिलीरियम और डिमेंशिया के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आपका जो कंफ्यूजन था वो आज के इस लेक्चर के बाद में नहीं रहेगा, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके ये वीडियो देखने के बाद में आपको ये बताना है कि और कौन सा टॉपिक मैं आपके लिए जो है अगले लेक्चर में लेके आ सकता हूं और आपके जो कंफ्यूजन है उनको दूर कर सकता हूं। क्लियर? तो साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आए और अगर आपको कंटेंट मेरा यूजफुल लगे तो प्लीज जो है आप चैनल टीएनसी के इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी जो है ओपिनियन जरूर दें, और साथ ही साथ मुझे यह भी बताएं कि अगला जो वीडियो है वो मैं कौन से लेक्चर के लेकर कौन सा जो है टॉपिक को लेकर आपके सामने हाजिर हूं। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।